हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी गद्य गर्मा 12th साहित्यिक परिचय एवं कृतियों के बारे में बताऊंगी। हिंदी 12th के विद्यार्थियों के लिए आज मैं पहला टॉपिक पढ़ा रही हूँ और सिलेबस में आपका ये 5 नंबर में बोर्ड में करने के लिए आता है। 3 नंबर का आपका लेखक का साहित्यिक परिचय रहता है और 2 नंबर की आपको रचनाएं लिखनी होती। अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं आप लोगों को जानकारी होगी, उनको जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें साहित्यिक परिचय ये आपका 3 नंबर में आता है और 2 नंबर में आपको रचनाओं को लिखना होता है। और जो विद्यार्थी कक्षा 10th के हैं जिनको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, उनके में लेखकों का जीवन परिचय आता है और रचनाएं लिखने के लिए आती हैं। अब दोनों विद्यार्थी कक्षा 10th के और कक्षा 12th के दोनों इस चीज को याद रखेंगे कि उनको जीवन परिचय, हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को जो सामान्य हिंदी लिए हैं, जनरल हिंदी, उन बच्चों को 10th में जो लेखक आएंगे उनका जीवन परिचय तैयार करना है और रचनाएं तैयार करनी है। और जो विद्यार्थी 12th का पेपर देंगे हिंदी का यूपी बोर्ड का, उन विद्यार्थियों को साहित्यिक परिचय याद करना है और उस लेखक की रचनाएं याद करनी है। ये कभी कभी आपने देखा होगा इंटर में आपका जीवन परिचय हो सकता आया हो, लेकिन अभी तक जो फिलहाल के पेपर हैं 10 साल को उठाकर देखिए आप, उसमें साहित्यिक परिचय ही पूछा गया है। साहित्यिक परिचय को साहित्यिक अवदान भी कहते हैं। साहित्यिक परिचय कि उस लेखक या कवि ने, जो लेखक होता है वो गद्य में काम करता है और जो कवि होता है वो पद्य में या काव्य खंड में काम करता है। आपके दोनों भाग लगे हुए रहते हैं हिंदी में। फर्स्ट पार्ट में आपका गद्य खंड होता है और सेकंड पार्ट में आपका पद्य खंड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपके जो गद्य खंड के लिखने वाले होंगे उनको हम लेखक कहते हैं और जो सेकंड पार्ट आपका होगा काव्य खंड या उसी का नाम है पद्य खंड, उसके लिखने वाले जो होते हैं उनको हम कवि कहते हैं। ये जब संदर्भ आप लिखते हो तो उसमें स्पष्ट लिखना होता है कि आप गद्य खंड का संदर्भ लिख रहे हो तो लेखक लिखोगे उस जगह, और जब आप पद्य खंड का संदर्भ लिख रहे हो तो उस जगह आप कवि लिखोगे। इस बात को सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और कितने शब्दों में आपको लिखना है, उसमें क्लियरली लिखा रहता है पेपर में कि आपका 80 वर्ड से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। साहित्यिक परिचय प्लस रचनाएं दोनों चीजें, तो उसी शब्द को ध्यान में रख के मैंने आपके लिए नोट तैयार किया है। सबसे पहले आपकी किताब में जो लेखक लगे हुए हैं, मैंने गद्य खंड के या गद्य गर्मा के 12th वाले विद्यार्थियों के जो लेखक लगे हुए हैं सिलेबस में 23 और 24 में जो पेपर को दे रहे हैं, मैंने उनके हिसाब से ये आपका लेक्चर तैयार किया है। इसमें जो आपके पहले लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल है, दूसरे आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तीसरे आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, चौथे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको आप मिसाइल मैन के नाम से भी जानते होंगे, छोटे बच्चे सभी लोग इनको जानते हैं। 5वां कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं और 6वां हरिशंकर परसाई हैं। ये आपके जो 6 लेखक हैं इनके ऊपर आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है 6 लेखकों का। अब देखिए 3 नंबर में आपका साहित्यिक परिचय आएगा और 2 नंबर में आपकी रचनाएं लिखने के लिए मैंने देखो क्लियरली लिखा है साहित्य परिचय एवं कृतियां। अब आगे देखिए शब्द सीमा 80 शब्द। 80 शब्द से आपको ज्यादा नहीं लिखना है। साहित्यिक अवदान प्लस रचनाएं दोनों मिला के 80 शब्द आपकी वर्डिंग होना चाहिए आप जब आंसर राइटिंग करेंगे यूपी बोर्ड के पेपर में। अब आगे देखिए मैंने काव्यखंड के भी इसमें आपके कवि लिख दिए हैं जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। काव्यखंड में आपके जो पहले कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई और आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनको देख सकते हैं। नहीं तो आप ये 1 2 3 इनको आप तैयार कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि जो 3 राइटर लिखे हुए रहेंगे उसमें सिर्फ आपको 1 करना होगा। तो 5 है टोटल, तो 5 में से अगर आप 3 भी तैयार करोगे तो आपका 100% इसमें ठीक है आपका फंस जाएगा पेपर में। अगला काव्यखंड में मैंने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय इम्पोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त ये भी इम्पोर्टेंट है, और जयशंकर प्रसाद ये भी इम्पोर्टेंट है, और सुमित्रा नंदन पंत ये भी इम्पोर्टेंट है, और महादेवी वर्मा। ये आप 4 तैयार कर लीजिए, इनमें से आपका 1 फंस जाना चाहिए क्योंकि 2 अगर ये भी आ गए
तो एक इसमें से आपको मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई आया तो इनमें से सारे आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, ये आपके काव्य खंड में कवि लगे हुए हैं। इतने ही आपको लेखक और कवि तैयार करने हैं। आज मैंने पहला नोट जो तैयार किया है वो आपका वासुदेव शरण अग्रवाल पे किया है। किस तरीके से आपको कितने शब्दों में क्या लिखना है, मैंने अपनी सिंपल भाषा में उसको लिखने की कोशिश की है। जब आप किताब की भाषा का अध्ययन करेंगे तो आपको वो याद करने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, बट मेरी भाषा आप देखिए, वो सिंपल भाषा मैंने लिखी हुई है, आपको इजीली टॉपिक तैयार हो जाएगा। पहला, वासुदेव शरण अग्रवाल, इस पे आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए और इस नोट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जिन बच्चों को यूपी बोर्ड 12th में हिंदी में पेपर देना है वो, उनके लिए मैं पहला लेक्चर आज पढ़ा रही हूँ। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये 5 नंबर की स्कोरिंग करेगा आपकी, 5 नंबर। 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय मैं आगे बता चुकी हूँ, और 2 नंबर की रचनाएं लिखने के लिए आपकी आएंगी। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में आपको कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन परिचय पूछ दिया जाता है, तो मैंने जीवन परिचय भी उनका लिखा हुआ है थोड़ा सा, और मैंने साहित्यिक परिचय पूरा लिखा हुआ है। आप जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो आपको इजीली वैसे ही याद हो जाएगा, और साहित्यिक परिचय थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। वो साहित्यिक परिचय में जो साहित्य उन्होंने वर्क किया होता है उसके बारे में लिखना होता है। अब जो वर्क किया है वो आपको पता होगा, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अब जीवन परिचय देख लीजिए, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, अगर ये आ जाता है तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ये आता नहीं है मेरे हिसाब से, मैं 10 साल के पेपर आप उठा के देख लेना, 10 साल में कभी भी जीवन परिचय नहीं पूछा गया। हाई स्कूल के बोर्ड के बच्चों को ये पूछा जाता है, और 12th के बच्चों के लिए ये साहित्यिक परिचय या साहित्यिक अवदान या साहित्यिक सेवाएं लिखने के लिए आता है। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ये खेड़ा नामक गांव आपका मेरठ के आसपास पड़ता है, ठीक है, लेकिन खेड़ा में ये हुआ था, तो मैंने खेड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं। और 1904 आपको सन याद रखना है। खेड़ा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उसको अंडरलाइन देंगे आप। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये पहला आपको याद रहेगा टॉपिक। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, तो ये भाषाएं भी आपको याद रहेंगी। इनका स्वर्गवास 1967 ईस्वी में हो गया। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस साहित्यिक सेवाएं आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब आगे देखिए, साहित्यिक सेवाएं, इसी का एक नाम और है साहित्यिक अवदान। साहित्य के लिखा हुआ है, अवदान में बता देती हूँ, लेकिन अवदान इस तरीके से भी कभी कभी लिख के आ जाता है कि इनमें से एक लेखक का साहित्यिक अवदान बताइए तथा उसकी 2 रचनाएं लिखिए। अवदान, सेवाएं और साहित्यिक परिचय तीनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में क्या वर्क किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको तैयार करना है। जो 12th के विद्यार्थी हैं वो, और जनरल हिंदी लिए हुए हैं वो, एक हिंदी आपकी नॉर्मल हिंदी रहती है और एक हिंदी जनरल हिंदी रहती है। जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं उनकी जनरल हिंदी चलती है, तो जनरल हिंदी का सिलेबस थोड़ा अलग है क्योंकि ग्रामर उनकी अलग है थोड़ी सी, और जो हिंदी अकेली है उसमें संस्कृत ऐड है, ठीक है, संस्कृत का टॉपिक ज्यादा है। तो जो जनरल हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो साइंस लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी, अंग्रेजी, इनके जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल हिंदी लगी हुई है। मैं जनरल हिंदी के बच्चों के लिए टॉपिक पढ़ा रही हूँ। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं पाठ शोधन भी किया है। आप कई ग्रंथ जो संपादित, जो लिखे जा चुके हैं, उनका संपादन का काम इन्होंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। अब क्या क्या संपादन इन्होंने किया वो देख लीजिए। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। जायसी जो वैज्ञानिक हैं आपके आदिकाल के, जो आदिकाल के आपके लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने जिस महाकाव्य की रचना की उसको पद्मावत कहते हैं। पद्मावत में पद्मावती की रूप की चर्चा की गई, उनके ऊपर पूरी विस्तार से कहानी है आदिकाल की। तो इन्होंने इसकी क्या संजीवनी व्याख्या की है। जायसी के पद्मावत जो लिखा गया था, इन्होंने उसकी अपने अनुसार जो व्याख्या की है, ठीक है, वो इसमें मेंशन की गई। और बाणभट्ट के हर चरित का संस्कृत अध्ययन किया है। और बाणभट्ट की जो रचना है, ठीक है, ये संस्कृत के कवि है, बाणभट्ट की जो रचना है हर चरित, उसका इन्होंने संस्कृत में अध्ययन किया है करके हिंदी को गौरवान्वित किया है, ठीक है, या हिंदी को गौरव का अनुभव कराया है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको ये 2 चीजें, जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है, आपके वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो देखो ये अंडरलाइन देंगे आप इसको लिखने के बाद।
क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है और साहित्यिक में इन्होंने ये वर्क किया है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग में अगर इस तरीके से आप लिख के अंडरलाइन देते हैं तो इसकी स्कोरिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। जिन बच्चों को इस तरीके से लिखेंगे उनको इसमें पूरा 5 नंबर मिलेगा, और जो बच्चे इससे मन से बना के ऐसे लिखेंगे उनकी स्कोरिंग कम रहेगी। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। तो जो आपके प्राचीन महापुरुष हैं उसमें इन्होंने श्री कृष्ण का, वाल्मीकि आपको पता है, ठीक है, और मनु शुद्ध मनु वाला आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से जो मॉडर्न युग है उसके अनुसार उनका चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। कृतियां, अब इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, निबंध संग्रह। कौन कौन से निबंध इन्होंने लिखे हैं? देखो, जो भी रचनाएं जिस राइटर की हैं, अगर वो यहाँ आप जीवन परिचय में तैयार कर लेंगे, साहित्यिक परिचय में, जीवन परिचय में, दोनों में से किसी में भी तैयार कर लेंगे, तो आगे जो आपका गद्य खंड का इतिहास है वहाँ जो आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि गद्य खंड के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और पद्य खंड के इतिहास से भी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यही रचनाएं आपकी 1-1 नंबर में पूछी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इन रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। अगर 2 नंबर आपको रचना में चाहिए हो तो 3 नंबर साहित्यिक अवदान मिलेंगे, 2 नंबर आपको रचना लिखने में मिलेंगे। क्लियरली लिखा रहता है पेपर में। आगे देखिए, निबंध संग्रह कौन कौन सा है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष। अब कल्पलता और कल्प वृक्ष दोनों एक से हो गए, आपको याद रहेगा। भारत की एकता, कला और संस्कृति, ठीक है, तो कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट है आपका, और कल्पलता ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई रचना है, और भारत की एकता, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला, संपादन किन किन चीजों का किया था? पीछे भी मैंने जो साहित्यिक अवदान था उसमें लिखवाया था। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की। देखो, तो 2 बार वही चीज आई। अगर आप आगे याद कर लोगे साहित्यिक परिचय में तो इधर आपको संपादन लिखने में परेशानी नहीं होगी और आपकी एक रचना भी उसी के अनुसार तैयार हो जाएगी। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसने की? आपके इन्हीं ने, ठीक। और वाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन भी इन्हीं राइटर ने किया हुआ है। तो आप इन दोनों को आगे याद कर लेंगे तो इधर भी आपका ये वर्क करेगी। तो आपको सिर्फ कितना देखना है? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, एक से है कल्प वृक्ष, कल्पलता, 2 रचनाएं होंगी। भारत की एकता, कला और संस्कृति इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर की स्कोरिंग भी करेगी आपकी ये गद्य खंड के इतिहास में। तो रचनाएं आपको जरूर से तैयार करनी, और रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं। इतना आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, और 3 नंबर साहित्यिक अध्ययन में 5 नंबर हो गया। बाकी अब बना के जो कुछ भी लिखेंगे उसमें कोई स्कोरिंग नहीं होती, आधा नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। आगे देखिए, मैंने भाषा शैली भी तैयार की है, इसको भी आप देख लेंगे, लेकिन आती नहीं है। बाई चांस पेपर पैटर्न के अनुसार थोड़ा चेंज हो जाए तो पूरी फुल तैयारी से हमें सब चीज़ तैयार करके जाना चाहिए। वो क्या आता है क्या नहीं आता है वो बात की बात होती है। भाषा शैली में देखिए, इनकी भाषा शुद्ध तथा खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है। देशज, इन्होंने देश के जो शब्द होते हैं उनका यूज किया है। भाषा कैसी? शुद्ध है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया। ये आपको इजीली याद हो सकता है, जिसके कारण की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक लगती है। जब इनकी भाषा में इन्होंने अपने ही देश के शब्दों का यूज किया है तो जो भी पाठी पढ़ेगा या पाठक पढ़ेगा उसको भाषा कैसी? सरल लगेगी, सुबोध लगेगी, जो आसानी से समझ में आएगी, और व्यवहारिक भी लगेगी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। निबंध लेखन इन्होंने किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में निबंध लिखने के रूप में फेमस है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, टीकाकार क्यों कहा गया? किसी की लिखी हुई चीज को, ठीक है, अपनी भाषा में संपादित करना तो उसको टीकाकार कहेंगे। साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी रचनाएं थी उनका सिर्फ अपनी भाषा में अनुवाद करके इन्होंने हिंदी साहित्य में उनको संपादित किया था, पब्लिश किया था, ठीक है। तो उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, उन्हें एक विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। तो कुशल संपादक पे आप अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग पेपर में करेंगे तो आपके पूरे 5 में 5 नंबर अच्छी स्कोरिंग करके आप आएंगे। मैंने आज पहला लेक्चर आपको आपके 12th क्लास में हिंदी में पहला जीवन परिचय पढ़ाया, 5 नंबर की आपकी ये टॉपिक मैंने आपको तैयार करवाया है। अगला आपका जो राइटर होगा क्रिम के आंसर जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसका दूसरा लेक्चर लेके आऊंगी। मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरा लेक्चर जो मैंने अपनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपकी जो मास्टरमाइंड होगी, किताब होगी, उससे बेटर लगेगा आपको, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और परीक्षा के लिए आप इसे मेरा लेक्चर देख के या आप 2 बार इसको पढ़ के भी आपको
इससे पहले मैंने एक लेक्चर हिंदी में और डाला था, जो आपके 12th के बच्चे हैं, ठीक है, और जो हिंदी पेपर को देंगे कक्षा 12th में यूपी बोर्ड में, उनका ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट आपके लेखक गद्य खंड में ये आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में आज बताऊंगी। इनमें जीवन परिचय मैंने लिखा हुआ है, साहित्यिक परिचय भी लिखा हुआ है, रचनाएं और आपकी भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, मैंने 5 हेडें कंप्लीट की हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 12th के बच्चे हैं और हिंदी का पेपर उनको देना है, 100 आपका अंक का पेपर आएगा, ये आपको पता होगा, और उसमें केवल 12th के विद्यार्थियों से साहित्यिक परिचय और प्लस रचनाएं, बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पहले वीडियो में इसको आपको बताया है, और जिसकी शब्द सीमा 80 शब्द लगभग होनी चाहिए, साहित्यिक परिचय और रचनाओं दोनों को मिलाकर। और इसमें कभी कभी आपका जीवन परिचय आ जाता है, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने पूरा तैयार किया है। तो जीवन परिचय सिर्फ आपको पढ़ना है कि बाई चांस जीवन परिचय अगर पूछा जाए तो आप उसमें कुछ लाइनें आप राइट कर पाएँ। और हो सकता कभी कोई प्रश्न ऐसे भी आ जाए, साहित्यिक परिचय एवं इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो मैंने इसमें भाषा शैली भी ऐड की है। और साहित्य में स्थान मैंने पूरी हेडिंग अटेम्प्ट की है, लेकिन आपको मोस्टली केवल 2 आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, और देखना आपको पूरा है कि आपसे कोई भी हेडिंग कहीं भी मिस ना हो। मैंने अपनी सिंपल भाषा में इसको बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए टॉपिक पर आइए। दूसरे राइटर मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये आपका टॉपिक लिया है, और भाषा और आधुनिकता इनका लेसन लगा हुआ है, जिसमें आपको इसकी व्याख्याएं पढ़नी होंगी। मैं पहले ये आपके जीवन परिचय, ये साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, जो भी इनका टॉपिक है उसको पूरा क्लियर करूंगी। जब ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसके बाद फिर हम जो गद्य खंड की आपकी व्याख्याएं हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी। आप टॉपिक देखिए आप लोग। पहला मैंने जो आपकी हेडिंग होती है जीवन परिचय, वो लिया है अच्छी और सुंदर राइटिंग और अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आप जीवन परिचय में 2 लाइनें दे सकते हो, और उसको इस तरीके से जैसे मैंने अंडरलाइन किए हैं आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप हेडिंग, जीवन परिचय हेडिंग आपको डालना हो, नहीं डालना हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 लाइनें लिख दोगे। और फिर इसके बाद जो पेपर में पूछा गया होगा साहित्यिक परिचय और या आपका साहित्य में स्थान या भाषा शैली, जो भी पूछा गया, फिर उस हेडिंग को डालेंगे और फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। इससे आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो जब एग्जामिनर जब कॉपी देखेगा आपकी तो उसको लगेगा बच्चे को काफ़ी सारी जानकारी है। तो इस तरीके से जीवन परिचय पूछा भी जाए या ना पूछा जाए तो आप दो लाइन उसमें जो जन्म इनका सन में हुआ है और इनका किस जगह हुआ है, उन दोनों चीज़ों को हम मेंशन जरूर करेंगे, जैसे मैंने किया हुआ है। आप देखिए आगे जीवन परिचय में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1909 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन दोनों लाइनों को आप इस तरीके से अंडरलाइन दे देंगे, इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। आगे इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं प्रसिद्ध निबंधकार थे। इन्होंने हिंदी एवं तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। अब फिर से देख लीजिए, इनकी आरंभिक शिक्षा, जब इन्होंने स्कूली शिक्षा प्रारंभ की थी तो वो संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी, क्योंकि ये हिंदी नहीं जानते थे, न ये हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे। ये हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है, तो इसलिए इनकी हिंदी मातृभाषा नहीं थी। तो इनकी आरंभिक शिक्षा किन सब्जेक्टों में हुई? संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, केवल यही एक राइटर है जो आभासी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर भी इन्होंने हिंदी में बहुत सारा वर्क किया है, इसलिए इनको हम आज पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, श्रेष्ठ विचारक, अच्छे विचारों को रखने वाले, समालोचक, ठीक है, अच्छी आलोचना करने वाले एवं प्रसिद्ध निबंधकार थे। अब इस चीज को भी आप अंडरलाइन दे देंगे, ठीक है, अगर आप लिखेंगे ये जीवन परिचय तो, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक आपको लिखना है, काफी रहेगा। अगर साहित्यिक अवदान पूछा जाता है और रचनाएं पूछी जाती हैं तो। आगे देखिए, इन्होंने हिंदी एवं तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर काम किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया, ठीक है। आगे 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया।
ठीक है, इस लाइन को भी जीवन परिचय के लिए आप लोग याद रखेंगे। आगे साहित्यिक सेवाएं, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ही आपका यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये आपकी हेडिंग पूछी जाती है, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं के बारे में बताइए। तो यहीं से आपको तैयार करना है क्योंकि ये थोड़ी कठिन होती है। और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो जीवन परिचय प्लस रचनाओं को याद करेंगे, ठीक है, और जो इंटर के विद्यार्थी हैं वो साहित्यिक परिचय और रचनाएं देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रेड्डी जी श्रेष्ठ विचारक, ऊपर भी आपने देखा था विचारक, समालोचक एवं सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर ऊपर हम ये लाइन देख लेंगे तो नीचे भी हम वही लिख सकते हैं, ठीक है, सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब इन दो लाइनों को हम अंडरलाइन दे देंगे इस तरीके से, तो इससे एग्जामर जो होंगे उनको क्लियरली दिखाई देगा कि बच्चे ने अच्छी आंसर राइटिंग की है। आगे देखिए, इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इनका जो पर्सनालिटी थी वो अत्यंत अट्रैक्टिव थी और हिंदी के प्रकांड पंडित थे। हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं थी, फिर भी हिंदी को अच्छे से समझते थे। इन्होंने अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। क्या मतलब हुआ इस बात का? इन्होंने अनुसंधान विभाग जहाँ पे रिसर्च होती है, ठीक है, उसमें हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर, जो हिंदी में और तेलुगु भाषा है उसमें जो साहित्य लिखा गया है उसके विभिन्न प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन करके शोध कार्य किए थे। तो इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर उस पर इन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया। आगे देखिए, हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंदी भाषी, क्योंकि इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी और ये यहाँ के जो उत्तर भारत है यहाँ के निवासी भी नहीं थे, ठीक है। ये हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था या है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत की भाषा, ठीक है, हिंदी मातृभाषा वहाँ की नहीं है, उत्तर भारत की मातृभाषा है और यहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखो दूसरी हेडिंग आपकी है कृतियाँ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर कृतियाँ आप यहाँ से याद कर लेते हैं तो आगे जो आपका गद्य साहित्य का इतिहास है उसमें आपको दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा और गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो आप आसानी से उनको क्लियर कर पाएंगे। आगे देखिए, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, साहित्य और समाज, ये इनकी रचना का नाम है, ठीक है, इसको अंडरलाइन देंगे आप लोग। फिर मेरे विचार, ये दूसरा इनका, ठीक है, रचनाएं हैं। फिर हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, जब आपने पीछे भी देखा था कि हिंदी और तेलुगु भाषा के इन्होंने जो तुलनात्मक प्रश्न थे उन पे क्या किया था? शोध कार्य किया था। तो क्या इन्होंने लिखा? हिंदी और तेलुगु, ठीक है, इसी के अंतर्गत है हिंदी और तेलुगु, मैंने इस तरीके से निशान लगाया, एक तुलनात्मक अध्ययन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एक तुलनात्मक अध्ययन। तो ये इनकी रचना का नाम हुआ हिंदी और तेलुगु, ठीक है। हिंदी और तेलुगु में क्या किया ना, एक तुलनात्मक अध्ययन किया। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, एक रचना इनकी ही हो गई, ठीक है। फिर एक रचना इन्होंने और लिखा, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, भाषा की जो समस्या भारत में है उस पर इन्होंने एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ लिखा था। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पूछा भी गया है, ठीक है, इतना। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया कैसा है? संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है ये, ठीक है। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण जिसमें ह्यूमैनिटी हो, ठीक है, मानवों के प्रति दया की भावना दिखाई दे, ठीक है, या दया की भावना का दृष्टिकोण हो, ठीक है, ऐसे इन्होंने निबंध लिखे हुए हैं जिसमें मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। भाषा शैली, इनकी भाषा आपको यहाँ तक तैयार करना है, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये सिर्फ आपको पढ़ना है ओनली। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। भाषा कैसी? शुद्ध है, परिमार्जित है और खड़ी बोली इन्होंने ली है, कैसी? साहित्य वाली। इसमें सरलता, स्पष्टता तथा सहजता का गुण विद्यमान है, सरल भी है, क्लियर भी है और सिंपल सी है जो समझ में आसानी से आती है। बस यहाँ तक लिख देंगे आप, आपकी भाषा शैली में 2 लाइनें पर्याप्त रहेंगी। इन्होंने संस्कृत, तत्सम तथा उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया।
पीछे जो 2 मैंने लाइन बताई है, अगर वो आपको उनमें से कोई कठिन लग रही है तो आप ये आसानी से डाल सकते हो। ये संस्कृत पे इनकी पकड़ थी तो संस्कृत डाल सकते हो। तत्सम तथा उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जो भी रचनाएं इन्होंने की हैं। फिर लास्ट, हिंदी साहित्य में स्थान। ये सिर्फ आपको देखना है, केवल साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है। स्थान में प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार। जो आपने आगे पढ़ा, इन्होंने साहित्य में किस चीज में वर्क किया है, बस वो लाइन यहाँ पे कॉपी कर दी जाती। हिंदी साहित्य के स्थान में, हिंदी साहित्य के स्थान में मतलब किसी भी लेखक या किसी भी कवि की बड़ाई लिखनी होती, अच्छाई कि इन्होंने क्या वर्क किया है, ठीक है। और नाम वही लिख दो। और आपने ये जो रचनाओं में देखा कि इन्होंने क्या क्या निबंध लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, उच्च कोटि के समालोचक थे, बस वही लाइनें कॉपी कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या वर्क किया था आगे हमने देख लिया था, वही लाइन यहाँ पे कॉपी कर दी। प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, सबसे पहले टॉपिक देखा था हम लोगों ने, समालोचक, ठीक है, और निबंधकार हैं। इन्होंने अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रति जिस निष्ठा और अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत ही प्रेरणा देने वाला है। ये मैंने आगे ही आपको बता दिया था कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे और हिंदी वहाँ की इनकी मातृभाषा नहीं थी, ठीक है। तो जो हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी नहीं बोलते हैं, या जहाँ हिंदी का कम प्रचलन है, ठीक है, महत्व कम है, तो उसको हम क्या लिखें, या हिंदी भाषी। और अगर हिंदी भाषी होता, हिंदी बोलने वाला क्षेत्र होता तो हिंदी भाषी लिखते। वहाँ हिंदी बोलने वाला क्षेत्र नहीं था तो क्या लिखा, अहिंदी भाषी, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो तेलुगु संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। देखो, इन्होंने अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रति जिस निष्ठा एवं अटूट साधना का परिचय दिया है वह अत्यंत ही प्रेरणा देने वाला है। प्रेरणा मतलब शिक्षा देने वाला है कि लोगों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, फिर भी इन्होंने हिंदी को समझा, उस पर बहुत सारे लेख लिखे, ठीक है, और बहुत सारे निबंध लिखे उन्होंने। तो ये सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी अगर किसी भाषा को नहीं जानते हैं तो उसको सीखने के लिए वो प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपनी सशक्त लेखनी से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। सशक्त का मतलब है मजबूत। उन्होंने अपनी मजबूत लेखनी से, मतलब उन्होंने अपने मजबूती से जो लेखन कार्य किया है उससे उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और आज उनकी इसी सशक्त लेखनी के माध्यम से हम इंटर में 12th के बच्चे उनकी जो भी जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय है उसको पढ़ रहे हैं और बोर्ड में उसको उतनी ही प्राथमिकता दी गई है जितनी उत्तर भारत के आपके लेखक हैं उनको दी गई है, ठीक है। तो इसलिए हम उनके जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। आई होप मैंने आज आपको दूसरा लेक्चर ये आपका हिंदी 12th में जीवन परिचय बताया है, आपको समझ में आया होगा। और कैसे क्या आपको पेपर में ये आंसर राइटिंग में लिखना है, कहाँ अंडरलाइन देनी है, ठीक है, और कौन सा हेडिंग पे आपको ज़्यादा जोर देना है वो मैंने आपको क्लियर किया। पहले वीडियो में बताया था, इसमें ही बताया था। अब मैं गद्य खंड के तीसरे लेक्चर में तीसरे राइटर लेके आऊँगी। आप उसी तरीके से क्रम से अपने वो नोट्स तैयार करते जाएंगे और जो इम्पोर्टेंट आपके राइटर हैं उसको मैं क्रम से, जैसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट था तो मैं पहला लेके आई, दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है दूसरा लेके, इसके बाद मैं तीसरा लेके आऊँगी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप शुरुआत के जो आपके टोटल 6 राइटर लगे हुए, आप शुरुआत के केवल 4 तैयार कर लेंगे तो आपका 100% 5 नंबर की स्कोरिंग हो जाएगी। 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की आपकी रचना। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको तीसरा जीवन परिचय कक्षा 12th के बच्चों के लिए हिंदी में लेकर आई हूँ, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आज मैं उनका आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली, साहित्य में स्थान और रचनाओं के बारे में बताऊंगी। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कक्षा 12th के जो बच्चे हैं उनके यूपी बोर्ड में 12th में साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर उन्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उन्हीं 2 हेडिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में लिखे हुए। पिछले प्रश्न पत्र को जब उठाकर देखेंगे तो साहित्यिक परिचय और रचनाएं ही पूछी गई हैं आपसे। और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनसे जीवन परिचय प्लस रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जो ऊपर मैंने आपका जीवन परिचय लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको पढ़ना है और वो हेडिंग में आपके नहीं पूछा जाता है। विशेष रूप से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे ध्यान देना है। और कभी कभी भाषा शैली भी पूछ ली जाती है। और जो साहित्य में स्थान होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी लेखक व कवि होते हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य में वर्क किया होता है उसके बारे में हमें उनकी तारीफ में कुछ शब्द लिखने होते हैं।
ठीक है। तो जो आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप साहित्य में इस स्थान में उन्हीं शब्दों को लेकर उनकी बड़ाई में कुछ शब्द लिख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये तीसरे आपके राइटर हैं इम्पोर्टेंट, जो आपके 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ये हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ये उपन्यास नहीं है, क्या है, उपन्यासकार, ठीक है। द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे, अगर आपका साहित्यिक परिचय आता है तब भी, और आपका अगर और भी कोई हेडिंग आती है तब भी, जब भी आप कोई जो प्रश्न दिया होता है उसका आंसर राइटिंग करते हो तो थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन में लिखना जरूरी होता है। तो एक ऊपर वाली लाइन ये वाली, ये निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार थे तथा इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये लाइन अगर आप पूछी भी नहीं जाती और लिखोगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन आपकी कॉपी पर पड़ेगा। आगे देखिए, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। 1950 ईस्वी में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये थोड़ी सी लाइनें हट गई, अब यहाँ इसको ऐड कर लीजिए। सन 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन में आपकी जानकारी के लिए लिखा है। आपको जो साहित्यिक परिचय है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हूँ, साहित्यिक परिचय पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। आगे देखिए, साहित्यिक सेवाएं, ठीक है। ये साहित्यिक सेवाएं जो आपकी हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे, ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। साहित्यिक सेवा में देखिए इन्होंने क्या वर्क किया है। आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। गद्य के क्षेत्र में उनकी साहित्यिक सेवाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, आलोचक के रूप में, ठीक है। आलोचक के रूप में इन्होंने जो भी कृतियां थी उनकी आलोचना प्रस्तुत की थी, कमियां निकाल के। तो एक सूर साहित्य इनकी रचना, ठीक है। सूर साहित्य पे इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखा हुआ था जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए थे। तो आलोचना के रूप में हम क्या लिखेंगे, इस रचना को हम याद कर लेंगे, क्या, सूर साहित्य, ठीक है। फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य की आलोचना प्रस्तुत की थी, ठीक है। या इनकी सूर साहित्य एक प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। और किसके रूप में, आलोचक के रूप में आप हेडिंग डाल देंगे। और आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान, ये लाइन अपने आप से जोड़ सकते हैं। और बस इसको आप ध्यान रखेंगे, क्यों लिखने के लिए हमें कुछ शब्द चाहिए होते हैं। तो जो रचना का नाम है आलोचना क्षेत्र में सूर साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे अपनी कॉपी में, और ये आपको आलोचना क्षेत्र में जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, उपन्यासकार के रूप में ये उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन के दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों में विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन के दर्शन होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, दूसरा आपका है ललित निबंधकार के रूप में। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में भी युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। अब इतना आपको नहीं लिखना है, तो बस इतनी एक लाइन डाल दीजिए। ललित निबंध का आपको हेडिंग से याद रहेंगी। सबसे पहले आलोचना, उनका सूर साहित्य इंपॉर्टेंट है, वो हेडिंग आप डालेंगे आलोचना के क्षेत्र में। दूसरा, इन्होंने उपन्यास भी बहुत लिखे हैं, तो उपन्यासकार के रूप में भी फेमस हुए, तो उपन्यासकार के रूप में आप दूसरी हेडिंग डालेंगे। तीसरा, ललित निबंधकार के रूप में ये फेमस है, तीसरी हेडिंग हम ललित निबंधकार के रूप में डालेंगे। और एक लाइन आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, द्विवेदी जी ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किए हैं, ठीक है। या तो ये लाइन लिख दीजिए आप, द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है, यहाँ तक, ठीक है। एक लाइन हुई आपकी, क्योंकि 80 वर्ड ओनली लिखने होते हैं प्लस रचनाओं को मिला, कोई ज्यादा नहीं लिखना होता। एक पेज जो आपकी बोर्ड की कॉपी का रहेगा, बस उतना पेज आपको भरना है। उस साइड में आपको स्केल से लाइन खींचनी है, तो पेज अपने आप छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी, मात्र एक पेज आपको लिखना है। आधे से ज्यादा पेज में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, और थोड़ी सी जो 3-4 लाइन बची हुई रहेंगी उनमें आपको रचनाएं लिखनी है। बस इतने में आपकी 80 वर्डिंग आराम से हो जाती है। आगे देखिए, कृतियां, द्विवेदी जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, निबंध संग्रह। दूसरा, पहला है निबंध संग्रह आपका
और दूसरा आपका है आलोचना साहित्य और तीसरा आपका है उपन्यास। ठीक है, तो निबंध संग्रह में पहला आपका इम्पोर्टेंट है अशोक के फूल और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है कुटज, तीसरा विचार वितर्क और कल्पलता। इसमें से आप अशोक के फूल जरूर याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। कुटज इलेशन लगा हुआ है आपके उसमें, इम्पोर्टेंट है। कुटज एक पौधे का नाम है जो अपनी गंभीरता और धैर्य का परिचय देता है, चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो। तो कुटज के ऊपर इन्होंने अपना लेख लिखा हुआ है, आपकी किताब में लगा हुआ होगा। ठीक है, कुटज याद रखना है आपको, कल्पलता। ठीक है, इतनी आपको निबंध संग्रह जरूर याद रखनी। यहाँ से रचनाएं अगर आप याद कर लेंगे तो आगे गद्य साहित्य में आपको दोबारा से याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में हमने हेडिंग में साहित्यिक परिचय में आपका सूर साहित्य बताया था। ठीक है, तो उन्होंने सूर साहित्य तो आपको याद हो गया। और दूसरा कालिदास की ललित योजना इन्होंने ये लिखा और कबीर के ऊपर भी इन्होंने आलोचनात्मक लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास ये तो 100% आता ही है हर साल। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा। आप उपन्यास तीनों याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आलोचना साहित्य में सूर साहित्य याद रखेंगे, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, ये इतनी आप जरूर याद रखेंगे रचनाओं, और इतनी रचनाएं आपकी सफिशियंट रहेंगी आपको करने के लिए। अब आगे देखिए, मैंने भाषा शैली भी लिखी, आप अगर इसको नोट डाउन कर लेंगे, अगर आ जाती है तो आप छोड़ोगे नहीं। जितनी भी भाषा शैली मैंने लिखाई हुई है आपको, उसमें मैंने आप नोटिस करना, द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परमाजित, खड़ी बोली है, अधिकतर यही शब्द आए हैं। द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत, उर्दू, फारसी शब्दों का ही प्रयोग किया, और पीछे आपको जो बताया था मुहावरों का प्रयोग किया था, बट इसमें मुहावरों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए आप लोग, भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परमार्जित, खड़ी बोली है। द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में मुहावरों का कम प्रयोग, बस इस बात को आप याद रखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, कम प्रयोग हुआ है। बाकी और लोगों के जो दो मैंने पढ़ाए हैं उनके मुहावरों का प्रयोग हुआ था। आगे द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक, सरल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बस सिर्फ आपको पढ़ना है, जिससे अगर भाषा शैली पूछी जाती तो आपकी मिस ना हो। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान में इनके बारे में हमने जान लिया। ये एक आलोचक थे, निबंधकार थे, तो हम दो टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, और आत्मकथा लेखक थे। ठीक है, अगर आपको याद रहता है आत्मकथा, ठीक है, आलोचक और निबंधकार तो आपको याद रहे, क्योंकि निबंध और आलोचना इनकी दोनों याद करनी। सूर साहित्य इनकी आलोचना है, और निबंध में आपके चारूचंद लेख, अनामदास का पोथा, ये इनके निबंध है। ठीक है, तो वो आपको याद रहेंगे। तो बस वो दो शब्द लेके इन हिंदी साहित्य में हम इनकी क्या लिख देंगे, प्रशंसा लिख देंगे। देखिए आप क्या लिखा मैंने, हिंदी साहित्य जगत में एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार तथा आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त, यानी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका विशेष स्थान है। देखो सब तारीफ ही लिखी है। बस इतनी आप साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा शैली आपकी सेम समय वैसी ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वो आप आपस में कंपैरिजन करके उसको तैयार कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य में स्थान, जिस चीज में इन्होंने साहित्य में वर्क किया है, वो दो शब्द लेके हम उनकी प्रशंसा लिख देते हैं, वो हिंदी साहित्य में स्थान हो जाता है। बस आपको जीवन परिचय के लिए उनका जन्म कब हुआ, पिताजी का नाम क्या था, ये थोड़ा आपको देखना होता है। बाकी हिंदी में ये जो आप करोगे साहित्यिक परिचय और रचनाएं, ये सिंपल होती हैं, बस एक दो बार पढ़ना होता है, और अच्छी स्कोरिंग में आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर साहित्यिक परिचय में, 2 नंबर आपकी रचनाओं में, जिसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, उनके ऊपर मैं आपका साहित्यिक परिचय लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपके साहित्यिक परिचय पे 3 लेखकों की डाल चुकी हूँ, आप पीछे वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण लेखक आपके 2024 के अनुसार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का भी जीवन परिचय तो नहीं पूछा जाता है, बट साहित्यिक परिचय आपका 12th में ये कई बार आ चुका है। तो जो इम्पोर्टेंट आपके राइटर हैं, उनको किस तरीके से साहित्यिक सेवाएं जो हैं सिंपल भाषा में लिखी जाती हैं, मैंने वो लिखने की कोशिश की है। आप किताब में देखेंगे तो यही टॉपिक आपको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि शब्द बहुत क्लिष्ट लिखे हुए रहते हैं उसमें। मैंने अपनी भाषा में इसको बिल्कुल सिंपल लिखने का प्रयास किया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो मुझे आशा है कि आपको एक बार देखने से ही याद हो जाएगा। अब चौथे राइटर जो आपके हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये इम्पोर्टेंट है और कई बार ये रेगुलर आपके पूछे गए हुए। अब देखिए, इसमें जीवन परिचय ही लिखने को नहीं आता है, बट अच्छा लिखने के लिए हम थोड़ी सी 2 लाइनें जीवन परिचय में दे सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद कहाँ है, सहारनपुर जो शहर है वहां पे, के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
तो इतना हम इनका जो जीवन परिचय है इस तरीके से लिख कर उसको अंडरलाइन चाहे तो दे सकते हैं। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय हाई स्कूल में आता है और 12th में आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। बट अच्छा लिखने के लिए हम 2 लाइनें इसमें देंगे, ठीक है। जीवन परिचय हेडिंग न डाल के जो राइटर है उनका नाम देकर 2 लाइनें हम इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना। शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी पर। आगे देखिए, इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, ठीक है। तो 2 लाइनें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप 2 लाइनें मेरी ये ले सकते हैं लिखने के लिए। अब आगे देखिए, टॉपिक जहां से आपका बोर्ड में लिखने के लिए आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं साहित्यिक अवदान। ये कई सारे नेम होते हैं एक ही चीज के, साहित्यिक अवदान या साहित्यिक सेवाएं या साहित्यिक परिचय, कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साहित्यिक सेवा में राइटर जो साहित्य में वर्क करता है या इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी किया हुआ है वो साहित्यिक सेवाएं इनकी कहलाएंगी। तो साहित्यिक सेवाएं आपकी पूछी जाती हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ रेखाचित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब हुआ कि जो आपके प्रभाकर जी हैं उन्होंने रेखा चित्रों पर अपनी लेखनी चलाई हुई है। संस्मरण जो लिखे जाते हैं, ठीक है, संस्मरणों पे इन्होंने लेखनी चलाई है। और जो निबंधकार होते हैं, ठीक है, ये जो निबंध इन्होंने लिखे हुए हैं उसमें प्रभाकर जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस चीज को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इनका साहित्यिक परिचय आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। ये 5-6 लाइनें बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हुई हैं, तो इनको आप स्किप करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मैं 5-6 लाइनें आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें लिखा रहता है 80 शब्द से ये आपको कम नहीं लिखना है। तो रचनाएं प्लस साहित्यिक परिचय मिला के 80 शब्द कम से कम आपका होना चाहिए। तो मैंने जो 4 लाइनें आपको दी इसमें से आप कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। इससे ज्यादा आपको किसी भी बुक्स में मिलेगा नहीं, ठीक है। जो मैंने लिखी है वो थोड़ी सिंपल भी है और कम से कम लिखने का प्रयास मैंने किया है। तो प्रभाकर जी का रेखा चित्रों में, संस्मरणकारों में और निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन चीजों को हम अंडरलाइन दे देंगे कि इन्होंने किस किस चीज में वर्क किया है। आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। जिस समय ये आपके स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो देश स्वतंत्र हो रहा था, आंदोलन चल रहे थे, उसमें इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बलिदान दिया था, उनके ऊपर इन्होंने मार्मिक मतलब हृदय को छूने वाले जो संस्मरण है वो इन्होंने लिखे थे। इस प्रकार संस्मरण और रिपोर्टाज तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय हैं। तो प्रभाकर जी ने संस्मरण तो लिखे हुए हैं, ठीक है, संस्मरण किसी मृत्यु के बाद जो लिखे जाते हैं संस्मरण। रिपोर्टाज इन्होंने रिपोर्ट जो घटना वहां पे हुई रिपोर्ट को हम हिंदी भाषा में रिपोर्टाज कहते हैं। पत्रकारिता जो आपके पत्र व्यवहार में पेपर वगैरह में या पत्रिकाएं छपती हैं उसके क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो इन्होंने जो साहित्य में सेवाएं इन चीजों में करके दी हैं वो चिरस्मरणीय मतलब हमेशा याद की जाती रहेंगी। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता चित्रात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। तो इनकी रचनाओं में इन्होंने किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो पर्सनालिटी थी या उनकी जो पर्सनल चीजें थी उन पर इन्होंने फोकस करने का प्रयास किया है। चित्रात्मकता को इन्होंने प्रमुखता दी। तो इस लाइन को भी आप तो लिखें क्योंकि ये ज्यादा मैटर मुझे मिला नहीं है, इतना आपका काफी है। ये आपके 70-80 शब्द लगभग हो गए हैं। प्लस रचनाएं डालेंगे कुछ। फिर दूसरी आपकी हेडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि रचनाएं पूछी जाती हैं। साहित्य परिचय प्लस रचनाएं, आपको 2 चीजें देनी होती हैं। बाकी आपका जो भाषा शैली साहित्य में स्थान वो मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। बाई चांस प्रश्न अगर घुमा के पूछा गया और आपसे पूछ दिया गया साहित्यिक परिचय तथा भाषा शैली पर प्रकार डालिए, तो भाषा शैली भी आपको पता होनी चाहिए। भाषा शैली लगभग सभी राइटरों की मैंने एक सी आपको बताई, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो वो आप आपस में, ठीक है, डिफरेंस देखकर इजीली उसको तैयार कर सकते हैं। और जो आपका साहित्य में स्थान होता है उसमें जो भी राइटर ने हिंदी साहित्य में वर्क किया होता है उसमें उसकी तारीफ में 2-4 शब्द लिख देते हैं, बस उसमें आपका साहित्य परिचय साहित्य में स्थान तैयार हो जाता है। आगे देखिए, कृतियां इंपॉर्टेंट है। कृतियां आपकी जो गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न आएंगे 5 नंबर पे उसमें एक बार करेंगे, इसलिए कृतियां आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है। और जो कृतियां मैंने इंपॉर्टेंट डाला हुआ है वो आपकी जरूर से, ये जो 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, आपका पहला प्रश्न रहता है पेपर, जब हिंदी का पेपर आप खोलेंगे तो पहला प्रश्न आपको गद्य खंड के इतिहास से मिलेगा 5 नंबर का, उसमें ये रचनाएं आपकी पूछी गई है। आप कृतियां देखिए। प्रभाकर जी की कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिसमें रेखा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, रेखा चित्र पूछे जाते हैं। नए पीढ़ी के विचार ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जिंदगी मुस्कुराई या जिंदगी मुस्काई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रेखा चित्र है इनके।
माटी हो गई, सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये 3 तो भूलना ही नहीं है, 3 आपको तैयार करना है, क्योंकि ये गद्य खंड की जो रचनाएं होंगी इनमें आपको ये स्कोरिंग करने में हेल्प करेगी। तो इन्होंने जो रेखा चित्र लिखे वो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल प्रश्न ये बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। भूले बिसरे चित्र, इसको भी आप याद रख सकते हैं तो रख लेना, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें आपकी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अगला देखिए, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, पूछा गया। संस्मरण इन्होंने एक ही लिखा हुआ है, और रेखा चित्र मैंने पीछे आपको इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। तो संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ये कई बार पूछा गया, तो संस्मरण भी आप याद रखेंगे। ललित निबंध भी इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध के क्षेत्र में इन्होंने वर्क किया है। ललित निबंध में क्षण बोले कर्ण मुस्काए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने ललित निबंध 2 लिखे हुए, क्षण बोले कर्ण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये दोनों आपको तैयार करने, क्योंकि ये रचनाएं आपकी गद्यखंड में आपको 5 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प करेंगी। और संस्मरण इन्होंने एक ही लिखा है, दीप जले शंख बजे। ठीक है, लघु कथा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक एक भी बार नहीं पूछी गई। अगर आपको लगता है आवश्यकता है तो आकाश के तारे, धरती के फूल, ये आप याद कर सकते हैं, बट मैंने देखा हुआ है ये अभी तक पूछे हुए प्रश्न में नहीं आया हुआ है। आगे देखिए, भाषा शैली। भाषा शैली, प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान। अब तत्सम आप जानते हैं ये संस्कृत से डायरेक्ट लिए हुए शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव मैंने पढ़ाए हुए आप लोगों को। शुद्ध तथा साहित्य खड़ी बोली है, तो भाषा शैली में इन्होंने जो भी भाषा यूज की उसमें शुद्ध साहित्य खड़ी बोली के इन्होंने शब्द लिए हैं। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग प्रभाकर जी ने अपनी भाषा में किया है, ये भाषा शैली होगी आपकी। अब आगे देखिए, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे, क्योंकि गद्य में हम ये राइटर के जो भी आपके साहित्यिक परिचय वो पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये गद्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। जो हिंदी गद्य की नई नई विधाएं थी उस पर इन्होंने लेखन कार्य किया है, तो लेखनी चलाने का मतलब उस पर लेखन कार्य किया है। लेखनी चलाकर उन्होंने समृद्ध किया मतलब उसको पॉपुलर बनाया है। अतः इस महान साहित्यकार को हिंदी जगत में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। तो इनके कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने अपनी लेखनी चलाकर ये इन्होंने समृद्ध किया है। ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य जगत में, तो इस महान साहित्यकार को हिंदी जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। ठीक है, आई होप मैंने अपनी सिंपल भाषा में इसको जो आपका साहित्यिक परिचय है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, जो 12th के विद्यार्थी हैं हिंदी में, उसको डाला हुआ है। आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और जब पेपर का टाइम आएगा तब आपको इसको एक बार पढ़ के, ठीक है, आपको याद रहेगा। बस रचनाएं आपको थोड़ी सी देखनी होंगी, आप इसमें अच्छी सी स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको पढ़ने से ही समझ में आएगा कि भाषा बहुत सिंपल लिखी हुई है।